जिस रवीश कुमार की पत्रकारिता से तंग आकर सरकार ने हुक्म दिया था अडानी को जाओ कि एनडीटीवी खरीद लो, और एनडीटीवी खरीदते ही एनडीटीवी के पत्रकारों का इस्तीफा शुरू हो गया। जिस अडानी के सामने रवीश कुमार एनडीटीवी में रहते हुए झुके नहीं और अडानी ने इधर एनडीटीवी खरीदा, उधर रवीश कुमार ने टाटा बाय बाय बोल दिया। जिस रवीश कुमार को अडानी वहां नहीं झुका पाए, उस रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल पर अगर अडानी को लेकर कुछ रिपोर्ट आ जाए तो सरकार कह देती है कि इसे हटाओ। तो रवीश कुमार क्या यहां डर जाएंगे, झुक जाएंगे या पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। रवीश कुमार अब उस अडानी को कोर्ट तक लेकर आए हैं, जिस अडानी के चलते रवीश कुमार को टीवी छोड़ना पड़ा, जिस अडानी के चलते रवीश कुमार को एनडीटीवी छोड़ना पड़ा, एनडीटीवी की पहचान खत्म हो गई, उस अडानी को रवीश कुमार अब दिल्ली हाईकोर्ट में लेकर आ गए। दिल्ली हाईकोर्ट में 22 सितंबर को रवीश कुमार की उस याचिका पर सुनवाई होने जा रही है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केंद्र सरकार ने उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद अडानी की रिपोर्टिंग से जुड़े हुए कुछ वीडियो हटाने के लिए कहा था। इन वीडियोस में अडानी ग्रुप के खिलाफ मानहानि संबंधी टिप्पणियां हैं, ऐसा सरकार कह रही है, ऐसा अडानी कह रहे हैं। रवीश कुमार कहते हैं कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता और सरकारी हस्तक्षेप का सीधा मामला है। एक नई बहस छिड़ गई है, स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए या सरकारी हस्तक्षेप के साथ घुटनों पर चलने वाला मीडिया होना चाहिए। यह मामला इस महीने की शुरुआत में अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा रोहिणी अदालत में दाखिल एक सिविल मानहानि मुकदमे में शुरू हुआ। 6 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने कुछ पत्रकारों और अज्ञात व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री पब्लिश करने से रोक दिया। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने 16 सितंबर को एक आदेश जारी करके रवीश कुमार और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करने और वीडियो हटाने के निर्देश दिए। करीब 1.5 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर वाले रवीश कुमार का कहना है कि आदेश सीधा सीधा सेंसरशिप है। अपनी याचिका में उन्होंने अपने वकील के जरिए ये याचिका दायर करते हुए तर्क दिया है कि आदेश प्रेस की स्वतंत्रता की जड़ पर चोट करता है, इसे संविधान के लोकतांत्रिक तरीके से मानता नहीं है, जिसे संविधान लोकतंत्र के लिए अनिवार्य मानता है, उस जड़ पर हमला है। रोहिणी अदालत ने पहले माना था कि अडानी इंटरप्राइजेज के तरफ से जो प्राइमा फेसी मामला रखा गया है, उन वीडियोस के प्रसारण से कंपनी की साख और निवेशकों का भरोसा उसमें डगमगाएगा, कुछ नुकसान हो सकता है। इस आधार पर कंपनी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने की अनुमति दी गई। हालांकि जब यह मामला अपील में गया तो अपील अदालत ने बाद में इस पर रोक लगा दी, व्यापक रोक लगा दी, और इसे कुछ हिस्सा इसका वापस ले लिया। 18 सितंबर को उसने 4 पत्रकारों पर लगी रोक हटा दी। अब रवीश कुमार ने हाईकोर्ट से इंटरवीन करने की मांग की है और सरकार के इस आदेश को असंवैधानिक, अतिवैधानिक करार दिया है। अब कोर्ट से कहा है कि इस मामले को देखा जाए, प्रेस स्वतंत्र रहेगा, मीडिया स्वतंत्र रहेगी या फिर सरकारी सेंसरशिप के जरिए चलेगी। उनकी याचिका कहती है कि कार्यपालिका के पास इस तरह अदालत के अंतरिम आदेश को लागू करने का अधिकार नहीं है। इस पर मंदी पुनिया ने लिखा कि अडानी के खिलाफ रवीश कुमार की लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये लड़ाई एक अहम फैसला करेगी। बोलने की आजादी वर्सेस धनाढ्य तंत्र ये तय कर देगी कि भारत एक डेमोक्रेटिक मुल्क है या प्लूटोक्रेसी। इस पूरे मामले में अब पूरे देश का ध्यान अदालत की तरफ है। स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का ध्यान अदालत की तरफ है। उन पत्रकारों के अलग अलग यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सब्सक्राइबर यानी श्रोताओं का ध्यान अदालत की तरफ है। अदालत की तरफ वो ये देख रहे हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति अरबपति खरबपति सरकार के करीबी होने का जिस पर आरोप लगता हो, वो अगर कोई गलत काम करे, किसी तथ्य को छुपाए, तो उस तथ्य को उजागर करना, उसके गलत काम का पर्दाफाश करना गलत कैसे हो सकता है। और ऐसा करके कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करे, डिटेल जर्नलिज्म करे और मीडिया के जरिए, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के जरिए देश के लोगों को बताए कि ये व्यक्ति जिसके पास
धन बल है वो इस तरह से देश की संपदा का दोहन कर रहा है या ऐसे पैसे बना रहा है, तो इसमें गलत क्या है? आखिर अदालत की तरफ अब सबका ध्यान है कि अदालत प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखती है या फिर उसमें कुछ लगाम लगाने का आदेश देती है।